वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साथियों, आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 17 जनवरी 2017 में आयोजित हुए आपके परीक्षा के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि हम टोटल 125 शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। उनमें से आज हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज साथियों टोटल हम 39 क्वेश्चन यानी 39 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये 2017 की एग्जाम्स लिए गए हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहूंगा कि जो लास्ट बार हमारा एनटीपीसी का एग्जाम वो 2022 में हुआ था, तो ये क्या आप चाहते हैं कि पहले हम 2022 की सारी शिफ्ट देखें या 2017 की जो शिफ्ट देखते आ रहे हैं वही देखते रहें? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके पहले साथियों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस मैंने करा है, वो भी आप देख सकते हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का करा है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनके लिए मैं प्लेलिस्ट आज अच्छे से बना दूंगा ताकि आपको सारे वीडियो एक ही जगह मिल जाएं। तो टोटल 2017 में 125 शिफ्ट हुई थी, उसमें से आज हमारा तीसरा शिफ्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? हमारे 39 रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो साथियों, रानी की वाव क्या है? एक विश्व विरासत स्थल है। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है पाटन गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है कोणार्क उड़ीसा में और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जोधपुर राजस्थान में। तो साथियों, रानी की वाव कहाँ पर है? रानी की वाव है पाटन गुजरात में। कहाँ पर? पाटन गुजरात में आपको यह मिलेगी। और इसका निर्माण किसने किया था? तो साथियों, इसका निर्माण सोलंकी वंश ने, किसने? सोलंकी वंश ने इसका निर्माण किया था। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में किस वर्ष दर्ज की गई? तो ये 2014 में उसमें ऐड करी गई। कितनी? 2014 में इसको ऐड किया गया था। और साथियों, इससे इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट है कि जो हमारा आरबीआई का 100 का नोट आता है रिजर्व बैंक द्वारा, 100 रुपए का नोट आता है, उसके ऊपर भी इसको प्रिंट किया गया है। आप सभी ने देखा होगा। और वो कब किया गया है? तो 2018 में किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने देखे। ऐसे ही हम प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आगे देखते रहते हैं, तो हमें कई सारे यहाँ पर फैक्ट भी उससे जुड़े हुए मिल जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखा कीजिए। तो रानी की वाव साथियों कहाँ पर है? पाटन गुजरात में। 2014 में इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया था और इसका निर्माण किसने किया है? तो सोलंकी वंश ने किया है। साथ ही इसको आरबीआई ने अपने 100 रुपए के नोट के ऊपर भी प्रिंट किया है 2018 में। चलिए अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, फिजियोलॉजी या औषधि में वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, तो उस समय करंट अफेयर्स के हिसाब से 2016 का उनको पूछना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर हम 2024 का भी अब देखेंगे। तो इस 2016 के अनुसार साथियों किसको मिला था? तो वो मिला था डेविड जे थाउलेस को। किसको? डेविड जे थाउलेस को मिला था। लेकिन अब ये एग्जाम में नहीं आएगा तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो साथियों, जो हमारा 2024 का फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार है, क्या है? 2024 का जो फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला? वो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं। तो साथियों, वो दो साइंटिस्ट को मिला था। एक तो मिला था विक्टर एम्ब्रूस। किसको मिला था? विक्टर एम्ब्रूस। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख लेता हूं, विक्टर एम्ब्रूस। विक्टर एम्ब्रूस। और इनके अलावा साथियों दो को मिलकर मिला था और वो थे गेरी रूकुन। कौन थे? गेरी रूकुन। तो यहाँ पर इनको ये मिला था। तो साथियों, ऐसे जो पुराने प्रश्न आ जाते हैं उनको हम यहाँ पर अपडेट भी कर लेते हैं ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट पॉइंट है वो ना छूटे। तो ये बिल्कुल हमारे इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो 2016 का किसको मिला था? डेविड जे थाउलेस को। और 2024 का किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रूस और गेरी रूकुन को मिला है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों फुल फॉर्म का है और मैंने यहाँ तक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 देखी है। 3 से 4 क्वेश्चंस तो सिर्फ फुल फॉर्म से ही आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। आज देखते हैं कितने आते हैं। तो आज का पहला तो आ गया है कि VLSI का पूर्ण रूप क्या है? जो वल्सी VLSI का पूर्ण रूप हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा ऑप्शन है विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, तीसरा है वर्चुअल लाइट सिस्टम इंफॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा वेरीफाइड लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन। तो वल्सी का साथियों फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है।
चलिए अगला हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो पहला ऑप्शन है कि ताम्र युगीन सभ्यता है, दूसरा ऑप्शन है कि यह लो युगीन सभ्यता है, तीसरा ऑप्शन है यह अक्ष युगीन यानी एक्सियल एज सभ्यता है, और और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो साथियों सिंधु घाटी किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की? कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था और कांस्य का आविष्कार भी इन लोगों ने किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की हो जाएगी? हमारी कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी से देखने को मिल रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो साथियों जो हमारी भारतीय संघ की कार्यपालिका है, इसका संवैधानिक प्रमुख यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों जो हमारी भारत की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कंप्यूटर का। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सी इकाई है जो डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। तो पहला ऑप्शन साथियों 1 गीगाबाइट, दूसरा ऑप्शन है 1 पेंटाबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1 टेराबाइट, और चौथा ऑप्शन है 1 मेगाबाइट। तो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों 1 मेगाबाइट। क्या रहेगा? 1 मेगाबाइट यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन विकल्प के अनुसार है, अगर साथियों वास्तव में हम देखें तो सबसे छोटी इकाई होती है बीट्स। क्या होती है साथियों? बीट्स होती है। बीट्स के बाद होता है बाइट। क्या होता है? बीट्स के बाद बाइट होता है, और उसके बाद आता है हमारा मेगाबाइट यानी कि एमबी। तो ये साथियों इस प्रकार से इसका क्रम रहता है, और एमबी से फिर क्या होता है? जीबी यानी कि गीगाबाइट। ये इस कुछ प्रकार होते हैं। बहुत आगे तक इसको हम ले जा सकते हैं, लेकिन अब इतना ही देखेंगे। तो प्रश्न के अनुसार तो क्या रहेगी सबसे छोटी इकाई डाटा स्टोरेज की? मेगाबाइट। लेकिन अगर वास्तव में पूछ लें तो वो रहेगी हमारी बीट्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिक जीके का कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है। यानी कि साथियों इंडिया स्लोवेस्ट ट्रेन हमें बताना है कि सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, तीसरा है साथियों ऑप्शन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, और चौथा ऑप्शन है प्रतापनगर जम्बूसार पैसेंजर ट्रेन। तो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन 1 मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर एक्सप्रेस। जो ट्रेन है ये भारत की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। क्या है? भारत की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। ये सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितनी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और साथियों जो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है, क्या है? सबसे लंबी ट्रेन है भारत की। क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है ये। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है ये। कौन सी? डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेल 2020 का मेजबान देश है। तो साथियों हमें बताना है कि जो ओलंपिक खेल 2020 है इसका मेजबान देश कौन सा था साथियों। पहला ऑप्शन है इस्तांबुल, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड, और चौथा ऑप्शन है टोक्यो। तो साथियों ओलंपिक खेल 2020 का मेजबान देश कौन था? वो था टोक्यो। कौन था? टोक्यो। जापान ने इसको होस्ट किया था 2020 के ओलंपिक को। लेकिन अब तो हम एग्जाम 2025 में देंगे, तो थोड़ा सा हमें इसमें लेटेस्ट अपडेट करना पड़ेगा साथियों। तो यहाँ पर हम करते हैं। तो साथियों जो 2020 का ओलंपिक था वो कौन सा था? 32वें नंबर का था। कितने? 32वें नंबर का। तो यहाँ पर हम 33वें ओलंपिक खेल देखेंगे। अब 33वें ओलंपिक खेल साथियों कहाँ पर हुए थे? तो पेरिस फ्रांस में हुए थे। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिले थे 33वें ओलंपिक खेल। और किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो 2024 में आयोजित हुए थे। कब? 2024 में आयोजित हुए थे। टोटल साथियों इसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे। कितने? 6 मेडल यहाँ पर भारत ने जीते थे, जिनमें एक तो सिल्वर था। क्या था? एक सिल्वर। इस बार हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। एक सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। कितने? 5 ब्रॉन्ज थे। 5, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं इसको हम। 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। कितने? 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ओवरऑल टेली में हमारा कितना नंबर था? 71वां स्थान था। कितना? 71वां स्थान हमें यहाँ पर मिला था 2024 के ओलंपिक में। और जो साथियों हमारा 34वां ओलंपिक वो कहाँ होगा? वो भी आपसे कभी पूछ सकता है। 34वां ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है लॉस एंजलिस में। कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका में हमारे 34वें ओलंपिक होंगे। और कब होंगे? 2028 में, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक होते हैं। तो चलिए यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ हमने काफी इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लिए हैं।
तो साथियों फिर से थोड़ा इसको हाईलाइट करके मैं आपको बता दूं कि 33वां जो ओलंपिक है हमारा पेरिस फ्रांस में हुआ था 2024 में। टोटल इसमें भारत ने 6 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज था, और ओवरऑल मेडल टैली में हमारा 71वां स्थान आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बताना है। यानी कि साथियों जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 62 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि 66 वर्ष। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा 65 वर्ष। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं साथियों वो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट के जज होते हैं, कौन हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो कितनी वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं? तो साथियों वो 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी हम सबको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 65 वर्ष, और अगर हाई कोर्ट पूछ ले तो 62 वर्ष। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन है माउस, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। तो साथियों कंपाइलर जो होता है ये एक हार्डवेयर नहीं है। क्या है? कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं है, बाकी प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड सभी हार्डवेयर है। अच्छा कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर साथियों सॉफ्टवेयर है। क्या है कंपाइलर? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो साथियों वो है दमन। क्या है वो? दमन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। टोटल साथियों वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो टोटल हमारे पास 08 यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन आप सभी को पता होगा कि दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिला दिया गया है। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को क्या कर दिया गया है? इनको मर्ज कर दिया गया है। दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो अभी एक हो गए हैं। तो साथियों अन्य भी हम देख ही लेते हैं। तो दूसरा हमारा चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़। तीसरे नंबर पर साथियों हमारी दिल्ली है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। चौथा हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। और पांचवा हमारा लद्दाख हो जाएगा। फिर साथियों जम्मू कश्मीर का नंबर आता है यहाँ पर, तो जम्मू और कश्मीर को भी हम यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप सभी को पता ही होगा, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सभी एक बार देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बस आप राइटिंग पे मत जाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि स्टाइलस से मुझे लिखना नहीं आता है। और आठवां हमारा हो जाएगा साथियों पड्डुचेरी। कौन सा हो जाएगा? पड्डुचेरी है, जिसको हम पुडुचेरी भी बोल देते हैं। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो साथियों नया मर्ज किया गया है दादर एवं नगर हवेली दमन दीव, इसकी भी राजधानी क्या है? इसकी भी राजधानी दमन ही है, यानी कि राजधानी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इसरो के चेयरमैन पद का कार्यभार विगत 14 जनवरी 2015 को संभाला? तो साथियों उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है कि 2015 में कौन इसरो के अध्यक्ष थे। अब हम लेटेस्ट देखने वाले हैं, तो वो है लेटेस्ट साथियों डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण लेटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये कौन है? इसरो के नए चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायण। चलिए थोड़ा सा इसरो के बारे में हम जान लेते हैं साथियों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हमें 15 अगस्त 1969 को देखने को मिली थी। 1969 में इसकी स्थापना देखने को मिली थी। इसका साथियों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है बेंगलोर में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हमें बेंगलोर में देखने को मिलता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमने देख ही लिया है, एक बार वो देख लेते हैं। डॉक्टर वी नारायण इसके वर्तमान में चेयरमैन हो जाएंगे। तो साथियों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो भी हमें देखनी है, क्योंकि महत्वपूर्ण नियुक्तियों से भी प्रश्न लगातार एनटीपीसी ने आपसे पूछे हैं। साथियों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? हमें बताना है कि साथियों जो वो हमारी फ्रीडम फाइटर थी उनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। तो पहला ऑप्शन है मैडम कामा, दूसरा ऑप्शन है किट्टूर चेन्नम्मा, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, और चौथा ऑप्शन है कि रानी लक्ष्मीबाई। तो साथियों मणिकर्णिका किसका नाम था? तो वो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनके साथियों अन्य नाम थे, क्या कहते हैं इनका अन्य नाम? एक तो मनु था इनका बचपन का नाम, आप सभी ने पढ़ा होगा। फिर इनको हम झांसी की रानी भी बोलते थे, क्या बोलते थे? झांसी की रानी भी इनको हम बोले। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये क्या थी? 1957 की फ्रीडम फाइटर थी, यानी कि 1957 के, सॉरी 1857, सॉरी है ना, जो हमारा 58 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसकी एक सेनानी थी 1857। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खिलाड़ी का उसके संबंध खेल स्पर्धा के साथ सही मेल नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा खिलाड़ी है जिसका उसके खेल से संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जीतू राय का शूटिंग से, दूसरा ऑप्शन है हमारा दीपा कर्माकर का जिम्नास्टिक से, तीसरा हो जाएगा पीवी सिंधु का बैडमिंटन से, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा साक्षी मलिक का मुक्केबाजी से। तो साथियों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है साक्षी मलिक का मुक्केबाजी से, क्योंकि ये पेयर सही नहीं है। साक्षी जो मलिक के साथी वो क्या है? मुक्केबाज नहीं है, वो क्या है? पहलवान है, यानी कि रेसलर है। क्या है? पहलवान है, वो रेसलर है, तो इसलिए उनका युग्म गलत है और हमें गलत का ही यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो साक्षी मलिक है वो क्या है? पहलवान है, और इन्होंने 2016 के ओलंपिक में क्या जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? आप कमेंट करके बताएं, शहर का नाम बताएं। देश का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, वो था ब्राजील देश। कौन सा था? ब्राजील। बाकी अब आपको शहर का नाम बताना है कि किस शहर में वो आयोजित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा या थीम क्या था? तो साथियों 2016 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट अब लेटेस्ट 2025 का देखने वाले हैं, क्योंकि 2025 में हम एग्जाम देंगे। तो साथियों 2025 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हमारा 5 जून को मनाते हैं हम, कब? इसका थीम क्या है? तो वो है साथियों एंडिंग प्लास्टिक एंड, एक मिनट, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। तो साथियों 2025 का हमारा थीम रहने वाला है एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। तो ये इसका थीम रहेगा, ये आप सभी याद रखें, क्योंकि अब हम 2016 वाली थीम से कोई मतलब नहीं है, वो आपसे पूछेगा ही नहीं। तो एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, ये 2025 का हमारा विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रहेगा। और कभी एग्जाम हमारा जल्दी हो जाए, यानी कि जून महीना नहीं आए और उसके पहले हो जाए, तो 2024 का थीम भी आप एक बार याद रख लेगा, वो है अवर लैंड अवर फ्यूचर। क्या है? अवर लैंड, काफी इजी थीम था ये 2024 का, अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो ये साथियों 2024 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2024 और 2025 दोनों के थीम देख लिए हैं। तो 2025 का पूछे तो एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, और 2024 का पूछे तो अवर लैंड अवर फ्यूचर। और विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो 5 जनवरी के दिन मनाते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है साथियों जो हर परीक्षा में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से, यहाँ तक कि इसको यूपीएससी भी पूछ लेता है। तो ये प्रश्न ऐसा है जो हर परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए और बताना है कि कौन सी पुस्तक को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं रीबूटिंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन है इमेजिनिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन है अनटचेबल, और चौथा ऑप्शन है द लाइफ ट्री। क्या है? द लाइफ ट्री। तो साथियों डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? तो हो जाएगी द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हमारा जियोग्राफी से देखने को मिला कि इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो साथियों में बताना है कि थार मरुस्थल किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा है पंजाब। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो थार मरुस्थल है हमारा वो गुजरात में भी फैला हुआ है, हरियाणा में भी फैला हुआ है, पंजाब में भी फैला हुआ है, और मेनली किसमें फैला हुआ है? तो मेनली फैला हुआ है वो राजस्थान में। किसमें सबसे ज्यादा विस्तार उसका किस राज्य में हमें देखने को मिलता है? तो राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में भी रेगिस्तान है, लेकिन वो किस प्रकार के रेगिस्तान है? शुष्क, यानी कि ठंडे रेगिस्तान है, वो शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ पर कौन सा रेगिस्तान है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है? शुष्क रेगिस्तान। कौन कौन से जिले में? तो लाहौल और स्पीति में। कहा कौन कौन से जिले हैं? लाहौल और स्पीति जिले में हमें देखने को मिलता है। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश थार मरुस्थल का विस्तार नहीं है, बाकी गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साइंस का है, यानी कि फिजिक्स का। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो साथियों कोई मेटल या धातु अधातु किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत की सुचालक बनती है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन की उपस्थिति के कारण, दूसरा है प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के कारण, और चौथा है न्यूट्रॉन के कारण। तो साथियों वो बनती है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन तीसरा। तो किसी वस्तु
में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो विद्युत की सुचालक बन जाती है। क्या बन जाती है? विद्युत की सुचालक बन जाती है। और चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है साथियों। जो चांदी है वो क्या है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम्स में, तो वहां पे हमने इसको भी देख लिया कि चांदी क्या है? सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क स्थित है। तो साथियों जो क्वेश्चन है हमारा कि जो गोंडवाना जीवाश्म पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में और चौथा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। तो साथियों मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है, ये भी आप याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है कौन सा? हमारा गोंडवाना जीवाश्म पार्क। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। और कौन सा राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के हम 3 अन्य नेशनल पार्क भी देख लेते हैं साथ के साथ, यहाँ तक आए हैं। तो साथियों पहला हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। दूसरा है हमारा साथियों इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क। और तीसरा है हमारा कांगेर वैली या कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, सबके पीछे हम एनपी लिख देंगे तो नेशनल पार्क ये बन जाएंगे, है ना साथियों। चलिए तो ऑप्शन एक छत्तीसगढ़ बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 52वां क्वेश्चन हमारा, नीता अंबानी वह प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण की। दूसरा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय विकलांग ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण की। तीसरा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल परिसंघ की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण की। और चौथा है भारतीय ओलंपिक संघ की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण करी। तो साथियों नीता अंबानी वह प्रथम महिला है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण करी है। क्या करी है इन्होंने? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण करी है। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है प्रसरण। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। क्या के कारण? अपवर्तन के कारण होती है। तो दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और साथियों एनटीपीसी में मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी अच्छे लेवल के पूछे गए। ऐसा नहीं है कोई भी इजी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। यानी थोड़ा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे टफ क्वेश्चन ही तीनों शिफ्ट में अभी तक देखने को मिले हैं। आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 भी देख सकते हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? हमें बताना है। तो साथियों ये हमारे इंडिया के क्या थे? रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव, तो इनको किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है साथियों जेपी सॉन्डर्स, दूसरा है रेजिनाल्ड डायर, तीसरा है जॉन साइमन। क्या है तीसरा? जॉन साइमन। चौथा ऑप्शन आप कुछ भी मान लेना, एबीसी जो आपका मन पड़े। तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को साथियों जेपी सॉन्डर्स, किसकी? जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दी गई थी साथियों इनको? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। और इस दिन हम मार्टियर डे यानी शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, और डेट भी आप याद रख सकते हैं 23 मार्च 1931। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? साथ ही जो भूकंप के साइंटिस्ट होते हैं, जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसके आधार पर भूकंप की अनुमान का आधार भूकंप का अनुमान नहीं लगा सकते, बाकी लगा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, दूसरा है फॉल्ट जोन के आधार पर, फिर तीसरा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, और चौथा है क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर। तो साथियों भूकंप का पता हमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं चलेगा, बाकी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट होती है उनके आधार पर चलेगा, फिर फॉल्ट जोन होते हैं उनके आधार पर भी चलेगा, और उस क्षेत्र में पहले कब भूकंप आए हैं उसके आधार पर भी पता चलेगा। लेकिन ग्रहों की स्थिति का भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और साथियों भूकंप की तीव्रता हम कहीं पे मापते हैं, तो वो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। कहीं पर, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिएक्टर स्केल पर नापते हैं। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है भूकंप का अध्ययन? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये भी आप इसको याद रखेंगे, सिस्मोलॉजी। और तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी ग्रहण करी है? हमें बताना है साथियों। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? तो पहला ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, दूसरा है के आर नारायणन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो साथियों करेक्ट आंसर है प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री थे, बाकी कोई भी वित्त मंत्री नहीं था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों जो चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ही भारत के क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि ये पहले भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो प्रणब मुखर्जी, के आर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा और नीलम संजीव रेड्डी, ये चारों ही भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन हो जाएगी साथियों? वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो हो जाएगी निर्मला सीतारमण। कौन हो जाएगी? निर्मला सीतारमण, निर्मला ताई हमारी वर्तमान में क्या है? तो वो है वित्त मंत्री, वही कैरामेल पॉपकॉर्न वाली। तो ऑप्शन एक इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो चार कथन दिए गए हैं, इसमें असत्य छांटना है। तो पहला ऑप्शन साथियों कि भोजन यह एक अजैविक पदार्थ है, दूसरा यह रासायनिक क्रियाएं देता है, तीसरा ऑप्शन है यह एक जैविक पदार्थ है, और चौथा है यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो साथियों पहला जो कथन है वो पूरी तरीके से असत्य है कि यह अजैविक पदार्थ नहीं जैविक पदार्थ क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किस भाषा में करी गई थी? तो पहला ऑप्शन है पाली में, दूसरा है उर्दू में, तीसरा ऑप्शन है हिंदी में और चौथा है संस्कृत में। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसकी रचना किसमें करी गई है? वो संस्कृत भाषा में करी गई है। किसमें? संस्कृत में करी गई है। तो ऑप्शन फोर यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिखने वाले कौन है? तो आप सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या कई कई जगह इनको चट्टोपाध्याय भी लिखा जाता है। तो बंकिम चंद्र जी चटर्जी ने इसकी करी थी। उनकी किताब थी आनंद मठ। कौन सी थी? आनंद मठ से इसको लिया गया था। आनंद मठ से इसको लिया गया था। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सेबी या सॉरी सेबी नहीं एसबीआई एक्सक्लूसिव नामक पोर्टल जारी किया। ये क्या है? थोड़ा सेबी में भावनाओं बह गया इस, है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एसबीआई एक्सक्लूसिव नामक पोर्टल जारी किया। ये क्या है? तो यह एक संपत्ति प्रबंधन उत्पाद है, फिर दूसरा है कि ऋण प्रबंधन उत्पाद है, तीसरा है म्यूचुअल फंड प्रबंधन उत्पाद है और चौथा है बीमा प्रबंधन उत्पाद है। तो साथियों एसबीआई एक्सक्लूसिव क्या है? यह संपत्ति प्रबंधन उत्पाद यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट का उत्पाद है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों एसबीआई की स्थापना कब करी गई थी? तो आप सभी को पता होगा 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना करी गई थी। कब? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केडेवर शब्द का संदर्भ किससे है? थोड़ा सा अलग सा लेवल का प्रश्न है कि केडेवर शब्द का संदर्भ है। तो पहला हमें बताना है कि नैदानिक तौर पर जीवित मानव या व्यक्ति से, फिर दूसरा ऑप्शन है एक मृत मानव शरीर जिसे एनाटोमी आंतरिक संरचना विज्ञान में प्रयोग करते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन है प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जीवित मानव शरीर और चौथा है एक पुनः संरचित मानव शरीर। तो साथियों जो केडेवर शब्द है इसका संदर्भ है एक मृत मानव शरीर जिसका इकाई में एनाटोमी यानी कि आंतरिक संरचना विज्ञान में हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एनाटोमी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है। तो साथियों अभी हमने देखा था इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हमने कब देखी थी? 1969 में। तो इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है इसरो सैटेलाइट कारपोरेशन, तीसरा है इसरो मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड और चौथा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो साथियों इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है वो है अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड। क्या है? अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों मान लो इसरो आप सभी को पता है क्या करता है, ये अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट भी छोड़ता है, रिसर्च भी करता है, सभी काम करता है। अब किसी दूसरे देश ने अपना सैटेलाइट बना लिया है और उसको उसको छुड़वाना है, उसके पास लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो वो कहाँ पर आएगा? डायरेक्ट इसरो के पास ही आएगा। तो उसके लिए इसरो ने अपनी अलग से एक ब्रांच खोल रखी है जिसका नाम है अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये उस देश से बात करता है कि हाँ भाई आपका सैटेलाइट छोड़ देंगे, इतने डॉलर रुपए हम लेंगे या इतना पैसा लेंगे। तो ये वो काम देखता है। तो इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा क्या है?
अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बेसाल्ट चट्टानों क्रिटेशियस युग पर बड़े उल्कापिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ है? तो साथियों में बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लोनार झील, दूसरा ऑप्शन है वियना झील, तीसरा ऑप्शन है रंकला झील और चौथा ऑप्शन है अंबाजारी झील। तो करेक्ट आंसर रहेगा लोनार झील। कौन सी? साथियों लोनार झील का निर्माण कहीं से हुआ है? तो उल्कापिंड गिरने से हुआ है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोनार झील कहां पर साथियों? तो ये बुलढाणा महाराष्ट्र में है। कहां पर? बुलढाणा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी झील? लोनार झील। तो बुलढाणा जिला है और राज्य की हम बात करें तो महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी मुंबई। कौन सी हो जाएगी? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों हमें इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यह लग्जरी टैक्स का स्थान लेगा। फिर दूसरा है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। तीसरा कथन है, यह किसी उत्पाद या सेवा पर बहुसंख्यक करों का स्थान लेगा। और चौथा ऑप्शन है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो साथियों सही स्टेटमेंट भी हमारा यही है कि जो जीएसटी वो क्या है? एक सही एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। फुल फॉर्म क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। और इसको कब लागू किया गया था साथियों? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। और पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश कौन सा था? तो वो था साथियों फ्रांस। कौन सा था? वो था फ्रांस। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। मतलब फ्रांस ने सबसे पहले अपनाया था। बाकी यह एक अप्रत्यक्ष कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया था। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक या सुचालक है? तो पहला ऑप्शन है माइका, दूसरा ऑप्शन है बेलेलाइट, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट और चौथा है शुष्क वायु। तो साथियों विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? तो एक अधातु है। क्या है ये? एक अधातु, नॉन मेटल है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। यानी कि हमें बताना है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है पार्श्विक व्युत्क्रम, दूसरा ऑप्शन है दर्पण सूत्र, तीसरा है अपवर्तन का प्रथम नियम और चौथा है रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। तो करेक्ट आंसर रहेगा रेखीय आवर्धन। क्या कहलाता है वो? रेखीय आवर्धन कहलाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल नीनो महासागर में तापमान के असामान्यता को दर्शाता है। तो साथियों जो अल नीनो है वो कौन से महासागर में तापमान की असामान्यता को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय यानी कि हिंद महासागर, फिर दूसरा हो जाएगा प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है हमारा दक्षिणी महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। तो साथियों अल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले को ब्रिटिश द्वारा ट्राई ऑफ ईस्ट कहा जाता था? क्या कहा जाता था इसको? ट्राई ऑफ ईस्ट कहा जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो पहला ऑप्शन है गोलकुंडा का किला, फिर दूसरा ऑप्शन है गिगी का किला, गिंगी या जिंजी का किला, तीसरा ऑप्शन है आगरा का किला और चौथा है आमेर फोर्ट या आमेर का किला। तो साथियों करेक्ट ऑप्शन है जिंजी किला या गिंगी किला। इसको ब्रिटिशर्स द्वारा ट्राई ऑफ ईस्ट कहा जाता था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। गोलकुंडा कहां पर हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में है। और आगरा का किला कहां पर है? यूपी में है। और आमेर का किला हमारे राजस्थान में है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिंजी का किला, जिसको ट्राई ऑफ ईस्ट कहा जाता और तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, दूसरा ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम है और चौथा एक कंपाइलर है। साथियों पाइथन क्या है? ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता साथियों उस समय इसका विकास हुआ था। आज यहाँ पर क्या है? तो पहला ऑप्शन है आज यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आज अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत है और चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पर आज भारत और चीन है। तो साथियों जहां पहले हड़प्पा सभ्यता थी वहां आज पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। क्या है? वहां पर आज पश्चिमी
वहां पर साथियों आज पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। और साथियों जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर खोजा गया था, इसलिए इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे साथियों, तो ये रावी नदी के किनारे। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है साथियों, तो ये रावी नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कब हुआ था, तो 1971 में। कब हुआ था इसका उत्खनन, 1971 में हुआ था। कौन थे वो महान व्यक्ति, तो वो थे दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। और इनके साथ एक और थे हमारे माधव स्वरूप वत्स। कौन थे, माधव स्वरूप वत्स। तो इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था। क्या किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर है साथियों, पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। जो साथियों एप्लेट है ये कंप्यूटर के संबंध में क्या है, तो पहला ऑप्शन है जावा एप्लीकेशन है, दूसरा है कंप्यूटर का वायरस है, एक प्रकार की फायरवॉल है, और चौथा है कि एक कुकी है। क्या है, कुकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जावा एप्लीकेशन है। क्या है, जावा एप्लीकेशन है। तो एप्लेट क्या है, एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष एन रामचंद्र को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक के लिए सम्मानित किया गया था। वो किससे संबंध है उनका, तो क्या उनका संबंध एथलेटिक्स से है, क्या वे ओलंपिक में भूमिका निभाते हैं, फिर वो क्या हॉकी से संबंधित है या फुटबॉल से संबंधित है। तो साथियों ये ओलंपिक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसके लिए इनको उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों टोटल हमने यहाँ पर 39 क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए। एक कल हमारा शिफ्ट 2 का क्वेश्चन छूट गया था, तो वो भी मैं देख लूं। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, क्या पूछा था, नीति का। तो आप सभी को पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नीति का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। अब साथियों आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सारे के सारे हमारे 39 प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आप आज डायरेक्ट शिफ्ट 3 देख रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर शिफ्ट 1 और 2 भी जाकर देख सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।